तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक चल रहा है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। और आपको पता है कि यहाँ से हमें डी एंड एफ ब्लॉक में कर रहा हूँ कंटिन्यू। ठीक है, तो आपको अभी तक जो है मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद में मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी तक मैंने एटॉमिक आयनिक रेडियस, ये सब आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब पढ़ा दिया आपको। अब आगे जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है उस पर कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्या है आगे का टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आता है मेटेलिक नेचर। देखिए ये रहा हमारे पास मेटेलिक नेचर। ठीक है, मेटेलिक नेचर है तो इससे हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए क्या होता है, इसने बताया कि ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटेलिक नेचर। 3 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, मतलब इसमें तो स्ट्रक्चर है वो 3 टाइप की क्रिस्टल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, HCP, BCC और FCC। मतलब जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर्ड और क्यूब सेंटर्ड। मतलब जो हमारे पास सेंटर्स होते हैं तो 3 तरह की इसमें होती है, BCC, HCP और FCC। ठीक है, यानी क्या सकते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और बॉडी सेंटर क्लोज पैकिंग, और हम कह सकते हैं फेस सेंटर क्लोज पैकिंग इसमें प्रेजेंट होती है। यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो कंपाउंड्स बनते हैं वो इन 3 चीजों पे बनते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट से हमें ये पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो मैंने यहाँ लिखा है कि द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल। मतलब क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इस बेसिस पे डिसाइड होती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो अगर मान लो अगर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो अब हम उसके क्या कह सकते हैं कि हम उसे कह सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी। तो यहाँ देखिए इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास पता है कि आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो डी ब्लॉक में लाई करते हैं। और डी ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिट्स होते हैं डी ब्लॉक में, हमारे पास 5 ऑर्बिट्स होते हैं। तो 5 ऑर्बिट्स के अंदर ज्यादा अनपेयर्ड होने के चांसेस होते हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो सकती है। तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मोर देन 1 होगी। ठीक है, देखिए शो द मैनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। मतलब क्या कहता है कि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब कंपैरेटिवली एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। फिर आता है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो चीज जो क्या करती है किसी जो हमारे पास जो रिएक्शन होती है या कोई भी चीज होती है यानी केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रिएक्शन रेट को अल्टर कर दे, या तो उसको इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे। तो हमें यहां से ये पता चल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसमें निकल, प्लैटिनम और एक और होता है, थोड़ा मुझे ध्यान में नहीं है। तो ये 3 जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो है वो हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी का काम करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन है उसमें। हमारे पास है निकल, लेड और प्लैटिनम। ये 3 ऐसे हैं, निकल, लेड एंड प्लैटिनम, जो क्या करेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं इन केमिकल रिएक्शंस। तो हमारे पास यहां से पता चल रहा है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। इन ट्रांजिशन एलिमेंट पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, है ना, डी ऑर्बिटल n-1d, ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब हम यहां से ये कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए, डी ऑर्बिटल, यानी n-1 है डी ऑर्बिटल है, वो क्या होता है, पार्शियली फिल्ड होना चाहिए। तब तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसके अंदर क्या होगी, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, जो फुल्ली फिल्ड होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कलर की। ये इसकी कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, 2 तो हमने पहले पढ़ी थी, कौन कौन सी, एटॉमिक और आयनिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये 2 प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी है। ये 3रे नंबर की, ये 4थे नंबर की, ये 5वें नंबर की और ये 6ठे नंबर की आ गई हमारे पास कलर। द ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म्स कलर्ड आयन। ठीक है,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो कलर्ड आयन बनाते हैं। रीजन है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। मतलब उसके अंदर अगर मान लो हमारे पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल है, देखिए यहां लिखा हुआ है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीटली completely filled d orbital and unpaired electron in the dd orbital। बोल रहा है कि या तो उसका जो ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड होना चाहिए, या जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, मतलब हमारे पास उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, वो हमें कलर्ड आयन देंगे। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट के भी लिए भी हमें ज्यादा मतलब दिक्कत की जरूरत नहीं होगी। इसमें लिखा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड्स आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। तो हमारे पास यहां भी हमने जो सेवेंथ जो पढ़ी है प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है ना, सेवंथ प्रॉपर्टी है ये, या सेवंथ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ इसने ये कहा है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है किसी कंपाउंड में, वो किसकी वजह से होगी, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से होगी। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि कितने टाइप की इसमें जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं कि क्या होगा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट, हमने अभी तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले मैंने आपको कुछ जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद में उसके कुछ छोटी मोटी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, कि भाई उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं, है ना, ये सब आपको मैंने बताया। फिर उसके बाद में मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट की पोजीशन बताई कि कहाँ लाया करता है। उसके बाद में मैंने आपको ट्रांजिशन एलिमेंट की जो मतलब एटॉमिक नंबर कैसे लिखेंगे, उसको याद कैसे करेंगे, ये सब आपको पीरियोडिक टेबल बना करके और डी ब्लॉक बना करके मैंने आपको समझाया था। उसके बाद में हमने उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट पढ़ा, जिसमें करीबन आपको 10 प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया था मैंने, है ना। 10 प्रॉपर्टीज बताई थी कि 10 प्रॉपर्टीज क्या है। वो आपको आप प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा जो मैंने प्रीवियसली आपको सेंड किया है। उसमें देखिए कि आपको कितनी जो 10 प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं। और उसके बाद में अगर हम पढ़ रहे हैं आगे, तो हमारे पास है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द डी ऑर्बिटल और ट्रांजिशन सीरीज। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो इसमें हमने अभी तक जो है चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक और आयनिक रेडियस। ठीक है, उसके बाद में हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस के बारे में तो अगर मैंने बता एक बार मैं फिर आपको रिकॉल कर देता हूं कि एटॉमिक और आयनाइजेशन रेडियस में क्या डिफरेंस है। यानी न्यूक्लियस से उसके आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसके बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक और आयनिक रेडियस कहते हैं। फिर अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं, तो कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आया है मेटेलिक नेचर, जो आपके सामने मैंने अभी आज बता रहा हूं कि जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होगा, मेटेलिक नेचर होगा। और क्या होगा कि उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे जैसे उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, वैसे वैसे क्या होगा, मेटेलिक नेचर उसका इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए उसमें मैंने बताया आपको 3 तरह की क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर पाई जा सकती हैं, है ना, BCC, HCP और क्या FCP। ठीक है, ये 3 तरह की हमारे पास इसमें जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनती हैं। फिर हमारे पास आया था क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने आपको बता दिया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी क्या होती है, पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से बनती है। और अगर हम बात करते हैं कलर की, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही कलर बनता है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही बनती है। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है, आगे हमने बोला था कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं।
तो हमारे पास देखिए मैंने लिखा है द रीजन फॉर द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज ड्यू टू टू टाइप्स ऑफ अ मोशन। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या है, दो तरह के मोशंस होने जरूरी है। उस मोशन की वजह से हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख पाते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या किसी भी चीज में। अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने का रीजन है तो वो इसी की वजह से होता है। ठीक है, किसकी वजह से होता है? जो हमारे पास प्रेजेंट है क्या, डी ऑर्बिटल, ठीक है, उसकी वजह से ही होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, तो हमारे पास दो तरह के मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो हम बात कर रहे हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के मोमेंट्स होते हैं, पहला है ऑर्बिटल मोशन और दूसरा है स्पिन मोशन। तो देखिए ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं तो कोई भी हमारे पास जो भी ऑर्बिट होता है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्बिट है किसी चीज का, तो उसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, उसे ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। और स्पिन मोशन मतलब जैसे अगर ये मेरे पास जो आपके पास दिखाई दे रहा है ये मतलब डंडा है, ये ऐसे घूमेगा अपनी जगह पे, तो उसको कहेंगे क्या, उसे कहेंगे हम उसे क्या कहेंगे, ऑर्बिटल या स्पिन मोशन। ठीक है ना, जैसे अपनी जगह ऐसे चारों तरफ घूमेगा तब तो हम उसे कहेंगे क्या, हम उसे कहेंगे ऑर्बिटल मोशन। लेकिन अपनी जगह पे घूमेगा तो उसे कहेंगे स्पिन मोशन। तो उन दो की वजह से हमारे पास ऐसा होता है। ठीक है, इन दो की वजह से ऐसा हो पाता है। तो हम देख रहे हैं कि आगे हमारे पास मैंने लिखा है म्यू इक्वल्स टू म्यू एल प्लस म्यू एस। म्यू एल है वो ऑर्बिटल मोशन को डिनोट कर रहा है, म्यू एस है वो स्पिन मोशन को डिनोट कर रहा है। यहाँ बी एम है वो बोहर मैग्नेटम जिसे कह सकते हैं हम, बोहर मैग्नेटम कह सकते हैं, सॉरी बोल्टमान्स मैग्नेटम कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने का वैल्यू मतलब फॉर्मूला ये है म्यू इक्वल्स टू एन ब्रैकेट में एन प्लस टू बी एम। ठीक है, ये यहाँ एन है वो इस टाइम मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से। जितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे किसी ऑर्बिट के अंदर तो उससे हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है, ठीक है, आगे हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में हम बात करते हैं तो हमारे पास पहला ये होता है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या होता है, देखिए मैंने साफ साफ यहाँ लिख करके आप लोगों को बता दिया है कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होगा, इन दिस टाइप्स ऑफ इन दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। मतलब इसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, द मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो बिकॉज मतलब मैग्नेटिक इसमें दो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक मोमेंट है उसका वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पर बाद में बोल रहा है आगे देखिए, ठीक है, दे डू नॉट शो मैग्नेटिक मोमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एब्सेंस ऑफ मतलब जो भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है उसके एब्सेंस में ये मैग्नेटिक फील्ड शो नहीं करता है। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो ये क्या करेगा, ये हम मतलब जैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो वैसे इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा। लेकिन जो है इसका जो ऑर्बिटल मोशन है, ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या करेगा, देखो स्पिन जो मोशन है वो तो उसका न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपल करेगा और इसके जो इंड्यूस्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में कैसे, एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मेरे पास यहाँ अगर मैं आपको दिखाता हूं तो यहाँ हमारे पास देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास कोई इसका सेंटर है,
तो अगर मैं मान लूंगा कि यहाँ मेरे पास N है और यहाँ मेरे पास S है, तो इसके जो इंड्यूस है वो कुछ इस तरीके से जाएंगे बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ जाएंगे, यानी एक दूसरे को रिपल कर जाएंगे इंड्यूस, या इसकी जो भी पोर्शन होंगे वो एक दूसरे को रिपल कर जाएंगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिज्म में, तो पैरामैग्नेटिज्म में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ऐसे ही हम फेरोमैग्नेट, देखो मैं तीनों बता देता हूँ लिखने का, तो जो वे है वो मैं आपको खुद देख लेना अपनी बुक में से, लेकिन आपको बता देता हूँ, ठीक है, आपको बता देता हूँ कि होता क्या है डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिज्म में। तो पैरामैग्नेटिज्म की बात करते हैं, इट इज फाउंड इन द सब्सटेंस इज अ विच अनपेयर्ड आर इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ऐसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कैंसिल नहीं कर पाते हैं, ये जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, इनके आयन और मॉलिक्यूल है वो मैग्नेट की तरह कंसिडर किए जा सकते हैं, ठीक है, पैरामैग्नेटिक जो भी सब्सटेंस होते हैं। इसका स्पिन और ऑर्बिटल मोशंस है वो स्मॉल जनरेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, कौन, जो इसके अंदर प्रेजेंट है, कौन कौन, ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों मिल करके, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पेयर ओके, मतलब दोनों अपोजिट और इक्वल हो सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा होगा। तो अगर हम बात करेंगे आगे की, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, स्मॉल होगा बट इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक, ठीक है। ऐसा किसमें होगा, पैरामैग्नेटिज्म में। अगर हम बात करते हैं आगे, तो आगे हमारे पास आता है फेरोमैग्नेटिज्म। तो फेरोमैग्नेटिज्म की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, इसको हाई ऑर्डर पैरामैग्नेटिज्म कंसिडर किया जाता है, ठीक है, किसको, फेरोमैग्नेटिज्म को। और इसमें क्या होता है, एलॉय वगैरह जितने भी बनते हैं हमारे पास, जो हम रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए बनाते हैं, वो सारे इसमें कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है, तो वो सब आते हैं। चलिए आज के लिए आपके इतना ही हो पाएगा, और कल हम कंटिन्यू आगे भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर को, ठीक है। और कल हमारा जो है ऐप ब्लॉक स्टार्ट होगा और कल चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा, ओके। तो आप लोग पढ़ते रहिए और नोट्स बनाते रहिए।